Good morning everyone. Today is 5th of October and we are here to solve most complicated issue of the students what to read in The Hindu and basically The Hindu को हम कैसे पढ़ें ताकि वो हमारे जो मेंस और प्री के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें मिलती हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकें, टाइम भी वेस्ट कम हो और उसे लिंक करना सीखें हम अपने मेंस के एग्ज़ाम के साथ। यहाँ से जो भी एग्जाम्पल केस स्टडी निकलेंगे उसमें कैसे यूटिलाइज करना है हमारे जीएस के जो 4 पेपर होते हैं एथिक्स वगैरह और ऐसे में, ठीक है, वो सब हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर फर्स्ट पर ही यहाँ पर ये न्यूज़ आई है अबाउट ग्लेशियर लेक बस्ट इन सिक्किम, जिसमें 7 लोगों की डेथ भी हो गई और काफ़ी इंजर्ड भी है ना। तो यहाँ से हमारे लिए सबसे पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, जिसे हम GLOF भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये GS1 का ज्योग्राफी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा भी हो रहे हैं ग्लेशियर लेक बस्ट, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर पूरा आपको डिटेल्ड प्रिपेयर करना है कि क्या होता है, कहाँ ज़्यादातर किन एरियाज़ में दिखता है, मतलब ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, है ना। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके, या रीज़न क्या है, या फिर क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं या क्या लेने चाहिए, एनी सजेशन, वो सब आप अच्छे से और मैप वगैरह इसका प्रिपेयर कर लेना। अब यहाँ से देखो हुआ क्या है, कहाँ पर जो कौन सी लेक बस्ट हुई है वो है साउथ लोहनक लेक। प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो साउथ लोहनक लेक है वो कहाँ है, वो सिक्किम में है ना। तो ये कौन सी रिवर पे थी ये लेक बनी हुई थी तीस्ता रिवर, जो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम से फ्लो करती है, मतलब निकलती चाइना वाले पार्ट से, हिमालय से, है ना। जो हिमालय से निकलती है सिक्किम से होके, वेस्ट बंगाल से होके फिर बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर बेसिकली ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, आपको ये बातें पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं और तीस्ता रिवर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ प्रीलिम्स के लिए। मैं आपको बताऊँ तो जो तीस्ता रिवर का जो सोर्स है वो है तसो लहामो लेक, तिब्बत रीजन में बेसिकली, है ना। तसो लहामो, वहाँ पे आपको पता है सारी रिवर्स है जो तसो के नाम से, और जो लेक है तसो के नाम से होती है ना, तो तसो मोररी और भी बहुत सारी, तो तसो लहामो लेक से निकलती है, ठीक है, आप ये याद रखना। ठीक है, जो है कहाँ पे, पाहुनरी माउंटेन्स में, पाहुनरी माउंटेन से निकलती है तसो लहामो लेक और पाहुनरी माउंटेन्स, ये आपको तीस्ता रिवर के बारे में याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि इस जो बस्ट हुआ है, देखो हुआ क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लस्ट कैसे होता है, अवलांचेज होते हैं, यानी जो ग्लेशियर है वो मूव कर रहे होते हैं, ग्लेशियर हिमालयाज में, है ना, और धीरे धीरे मेल्ट हो जाते हैं। जब जैसे ही वो नीचे की तरफ आते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तो उनकी मेल्टिंग ग्लेशियर्स की स्टार्ट हो जाती है। तो जो मेल्टिंग की वजह से जो बर्फ़ का पानी बनता है उसकी वजह से बन जाती है एक लेक, और उस लेक से निकलती है कोई भी रिवर, या कोई रिवर उसके आसपास से क्रॉस होकर गुजर रही होती है। तो ये केस है ना, ये है हमारी कौन सी, साउथ लोहनाक लेक, और यहाँ से जा रही थी इसके थ्रू तीस्ता रिवर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपको पता क्लाइमेट चेंज, हीट इफेक्ट कितना बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो अवालांचे है इसमें जो मेल्टिंग है वो सडन हो जाती है, और एकदम यहाँ पे जो लेक थी उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बस्ट हो जाती है, मतलब जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो इतने सारे पानी को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो जब इतना पानी यहाँ पर होता है, बस्ट हो जाएगी, तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो गया तीस्ता रिवर में, जिसकी वजह से फ्लडिंग आ गई है सिक्किम में और बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। अब एकदम रिवर में, कोई भी रिवर है उसका पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से और बहुत ज़्यादा आउटफ्लो करेगा तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय होएगा, है ना। तो उसमें एक डिस्ट्रॉय हो गया हमारा चंगथांग डैम। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखना है, चंगथांग डैम कौन सी रिवर पर है, तीस्ता रिवर पर है, कहाँ है, सिक्किम में। ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था, कहाँ का, सिक्किम का। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। जहाँ भी अब क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे वो GS1 में आए, चाहे वो आपका essay में आए, है ना, तो या फिर आपका GS3 में भी कुछ आ सकता है उससे रिलेटेड, तो ये पॉइंट, ये केस स्टडी कि सिक्किम में ऐसे ऐसे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड हुआ आप मेंशन करोगे, और जहाँ पे ग्लोव के बारे में, ग्लेशियर लेक बस्ट के बारे में आएगा वहाँ तो आपको मेंशन करना ही है। ठीक है, तो ये बहुत जगह आप मेंशन करके आओगे। ठीक है, यूनिक पॉइंट आपका वहीं से आपका ना, मतलब एक्सेल करना स्टार्ट कर देते हो बाकी स्टूडेंट से, अगर आप करंट से ऐसे लिंक करके चलोगे अपने एग्जाम्स को। ठीक है, वहीं फिर यहाँ पर एक न्यूज़ आई है
आपको पता है नोबेल प्राइज चल रही है ना, कल फिजिक्स के बारे में आया था, आज आया है केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का प्राइज मिलता है इन 3 लोगों को, मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रूस एंड अलेक्सी इकोमो। तो इन तीनों को मिलता है, ट्रायो को, है ना। किस फील्ड में मिलता है, किस चीज़ में मिलता है, क्वांटम डॉट्स के लिए इन्हें मिलता है। ठीक है, क्वांटम डॉट्स में रिसर्च के लिए इन्हें ये प्राइज़ मिलता है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि क्वांटम, एक तो प्रीलिम्स के लिए तीनों नाम याद होने चाहिए केमिस्ट्री फील्ड में, है ना। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में मिला क्वांटम डॉट्स। अब आपके लिए क्वांटम डॉट्स भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, एक बहुत स्मॉल क्रिस्टल होते हैं ना, बहुत उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे मैं समझा देती हूँ, क्वांटम डॉट्स को आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की जेल है वो, है ना। देखो एक कोई बहुत ही छोटा बॉक्स है ना, नैनो साइज में बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल नैनोमीटर्स के अंदर, यानी 10/9 सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ पर कुछ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बंद है एक छोटे से बिल्कुल टाइनी बॉक्स में। इसको बोलते हैं हम क्वांटम डॉट, इस बॉक्स को। इसमें बहुत सारे टाइनी से स्पेस में इलेक्ट्रॉन, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद है। तो अब क्या होगा, इतने छोटे स्पेस में जब इलेक्ट्रॉन्स कोई भी लाइट एमिट करेंगे तो वो बहुत रिफ्लेक्ट होगी, अलग अलग कलर एब्जॉर्ब होंगे, अलग अलग कलर रिलीज होंगे, है ना। जितना स्मॉलर क्वांटम डॉट होगा उतना उसका ब्लूअर कलर होगा, ये भी आपको याद रखना है ना। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एंड क्वांटम की स्टडी करते हैं। और वो क्वांटम डॉट्स फर्दर कहाँ पर यूटिलाइज होते हैं, आपको पता है, आपकी जो एलईडी लाइट्स होती हैं, एलईडी स्क्रीन्स होते हैं, इवन जो आगे आने वाली फील्ड है, आपको पता है कम्युनिकेशन फील्ड्स हैं, या सेंसर्स वगैरह हैं, स्लिमर सोलर सेल्स हैं, ठीक, उन सब फील्ड में ये आपके यूज़ होते हैं क्वांटम डॉट्स। उन्हीं से एलईडी की लाइट बनती है, और फर्दर वही रिफ्लेक्ट करके हमें जो कलर दिखता है स्क्रीन में क्वांटम डॉट्स की वजह से ही दिखता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर ये आर्टिकल आया है अबाउट रेट्रीब्यूशन फॉर साउथ एंड एक्कोलेट फॉर द नॉर्थ। मतलब बेसिकली अगर ये आर्टिकल है अबाउट पॉपुलेशन की अकॉर्डिंगली जो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोकसभा की, है ना, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है। इसका कहना है, जो राइटर है उनका कहना है कि अगर हम फर्दर अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जो साउथ है उसको बहुत लॉस हो जाएगा, और नॉर्थ को वो एज ए प्राइज, एज ए गिफ्ट होगा। वजह क्या है, देखो हमारे जो आर्टिकल 81 है ना, आर्टिकल 81 उसमें क्लियरली लिखा है जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो कैसे वर्क करेगी, जब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो सीट है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बराबर की पॉपुलेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखना, जो साउथ की स्टेट्स हैं उनकी इस टाइम पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेयर टू यूपी वगैरह, है ना। तो अगर हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन लगाए तो इट्स यूपी 1/5 पॉपुलेशन है यूपी की, है ना, पूरी कंट्री की। तो पूरी कंट्री की 1/5 पॉपुलेशन यूपी में है, यानी 1/5 सीट चली जाएंगी यूपी के पास। तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनके पास कहाँ क्या जाएगा, और जो स्टेट कम पॉपुलेशन के पास सीट ढंग से जाएंगे ही नहीं, तो इक्वली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कंट्री को। अगर स्टेट इक्वली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा डिसीजन मेकिंग वगैरह में, तो जो डेमोक्रेसी वो प्रॉपरली ऑब्वियसली वर्क नहीं कर पाएगी। तो आपको पता है जब 1971 में पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी वो पूरी कंट्री के लिए आई थी, है ना। गवर्नमेंट ने कुछ पॉपुलेशन पॉलिसीज दी थी, कुछ रूल्स दिए थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, बट सदर्न स्टेट्स उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप उनको इम्प्लीमेंट किया, है ना, अपना जो पॉपुलेशन कंट्रोल करा, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट भी हुई है। वही जो सदर्न स्टेट्स है जैसे यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उन्होंने इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा, उनकी पॉपुलेशन फर्दर इंक्रीज होती चली गई। तो अगर हम सीट दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका फ़ायदा मिल रहा है उन्हीं स्टेट को जिन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करा था इन पॉलिसीज़ को। तो ये एकदम वही ना कि एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि हम फर्दर पुश कर रहे हैं उन स्टेट को कि आप पॉपुलेशन इंक्रीज़ करो, पॉपुलेशन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं करो, आपको लोकसभा में सीट मिल जाएगी। तो ये सारी बात यहाँ पर ये हुई है। तो इनका कहना ये है कि हमें अभी जो 2026 में
बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने की अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो हमें नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पे करना है तो करो, बट सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर नहीं करो, और भी क्राइटेरिया डालो, उसके बाद हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, नहीं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगेन बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे इश्यूज आकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई है। और आपको मैं बता दूँ नेक्स्ट ईयर जो GS2 का पेपर है पॉलिटी का, है ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन पक्का से पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आया है ना, 128th अमेंडमेंट बिल, उसके लिए भी हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है ना। तो ये पक्का से पक्का क्वेश्चन, वहाँ पर ये सारे पॉइंट आप मेंशन करोगे, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना इसलिए, है ना। उसके बाद इसी पेज पर यहाँ पर ये एडिटोरियल आया अबाउट कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, बहुत ही यूनिक बातें इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगी रिगार्डिंग कार्बन कंट्रोल, है ना। तो पहला ही पॉइंट है इनका पोली क्राइसिस। आपको पता होना चाहिए कि पोली क्राइसिस क्या है, कि जो बहुत सारे क्राइसिस जब एक दूसरे के साथ को रिलेट करे, और को रिलेट करके एकदम कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें सामने नजर आए, उनका इफेक्ट एक साथ नजर आए, हम उन क्राइसिस को बोलते हैं पोली क्राइसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन एमिशन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से आपको हीट बजट मतलब हीट वेव्स इंक्रीज होती नज़र आएंगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, फिर ग्लोबल वार्मिंग, फिर उसकी वजह से सी राइज, ये सारे इफेक्ट एक साथ, और फिर उसकी वजह से मेल्टिंग डिजास्टर, ये वो सब एक साथ, है ना। ये सब क्या है, पोली क्राइसिस है ना। तो उसकी बात इन्होंने यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने की है ना। फिर आपको बताऊँ जब पोली क्राइसिस अगर आपको देखोगे ना, तो मैंने जैसे यहाँ पे बात करी, मैंने सिर्फ आपको फिजिकल इम्पैक्ट के बारे में बताई, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिर वहीं पे सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, वेदर इम्पैक्ट हो रहा है, सब मैंने फिजिकल बताया। बट इन जो फिजिकल इम्पैक्ट है, इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक जो लेवल्स हैं, नए चैलेंज क्रिएट होते हैं। जैसे अगर हीट वेव्स इंक्रीज हो रही हैं तो डेथ्स भी इंक्रीज हो रही हैं, जो इम्पैक्ट है हमारे सोशल पे, हेल्थ पे। फिर वहीं अगर हमें, आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट, इतने सारे एग्रीमेंट है, उन पे मनी अलॉट करनी पड़ रही है, मनी डालनी पड़ रही है ना, पैसे डालने पड़ रहे हैं, कार्बन को कंट्रोल करने के नए नए सॉल्यूशन इंफ्रा क्रिएट करने पड़ रहे हैं ना। तो उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक चैलेंज आता है। तो ये डायरेक्टली चीज़ें कोरिलेट करती हैं फिर, है ना। फिर उसके बाद हो रही है, अगर हमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है, इतना जो पोली क्राइसिस चल रहा है, हमें अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें डीप ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो हम चैलेंज लेते हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे, या हम 2030 तक 45% ऑफ कार्बन एमिशन रिडक्शन कर देंगे, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। हमें डीप ट्रांसफॉर्मेशन अपने सिस्टम में ज़रूरत है ना। न्यू इकोनॉमी की बनाने की ज़रूरत है जो सेंसिटिव हो टुवर्ड्स प्लेनेट, टुवर्ड्स जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी तरफ सेंसिटिव। हर जो हमारा स्टेप ऐसा हो जो एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को ध्यान में रख के हम कोई भी स्टेप ले, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल हो। तो ये बात यहाँ पर हो रही है। हम जो भी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर करें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है। और सिर्फ चेंज सेंटर में लाने से, जैसे अब इंडिया ने कमिट कर दिया कि 1970 तक हम 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो बनाएंगे इंडिया को, बट सिर्फ ये सेंटर पर चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। हमें सारे लेवल पर, ठीक है, सारे लेवल पर हमें चेंज लाना होगा, वो चाहे सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो पंचायत हो, सब पे हमें विलेज लेवल, इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल, सब जगह पर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पर हो रही है। फिर उसके बाद इनका कहना है कि जो हम हर एक इंडिविजुअल को मेज़र करना होगा, हर एक स्टेट को मेज़र करना होगा, हर एक सिटी को मेज़र करना होगा कि कितना कार्बन हम रिलीज़ कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेप लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ ने स्टेप ऑलरेडी लिया है, चंडीगढ़ इन चीज़ों में आगे है। उन्होंने लॉन्च की है कार्बन वॉच ऐप मोबाइल में, है ना। तो हर कोई उसे इंस्टॉल कर सकता है, उसे आइडिया रहेगा कि उसने कितना कार्बन रिलीज़ करा है और कितना, मतलब सिटी का टोटल हो जाएगा ना फिर अपने आप। तो ये
चीज़ें स्टेप हमें पूरी कंट्री में लेने की ज़रूरत है, इवन पूरे वर्ल्ड में लेने की ज़रूरत है। फिर ये बात कर रहे हैं नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम लाने की, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कार्बन की अकाउंटिंग हो। जैसे हम इकोनॉमिक अकाउंटिंग नहीं करते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे फाइनेंशियल बजट बनता है हमारा सेंटर में कि इतना हमारा बजट है, हम इतना यहाँ रिलीज़ करेंगे, इतना यहाँ रिलीज़ करेंगे, इतना यहाँ रिलीज़ करेंगे, वही बात ये कर रहे हैं कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम की, है ना, जिसमें हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो मेजर करेंगे अपने कार्बन का, कि इतना हमने इस बार कार्बन को कैप्चर कर लिया है तो हमारी कैपेसिटी इतना कार्बन रिलीज़ करने की है। फिर उसको हम सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में इतना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इतना, है ना, इस तरीके से फिर हम उस कार्बन को मेज़र कर सकते हैं। तभी हम इस पूरे इशू को टैकल कर पाएंगे जब हम हर एक स्टेप को मेज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम बनाने की। ऑब्वियसली जब आप इतना सारा चेंज लाओगे किसी इकोनॉमी में, एक टॉपिक को लेकर इतने सारे चेंजेस करोगे, इंफ्रा क्रिएट करोगे, है ना, नया पूरा नेशनल कार्बन अकाउंटिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो क्रिएट करेगा नए लाइवलीहुड, नई जॉब्स, है ना, और ऑब्वियसली सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मैंने बताया था ये चीज़ें इन सब पे इम्पैक्ट करती है। हमारी लाइफ इंप्रूव होगी, डिजीज़ कम होंगी, ठीक है, बाकी चीज़ों पे जो पॉलिटिकल पूरा फोकस रहता है कार्बन एमिशन पर, वो रिडक्शन होगा, गवर्नेंस की तरफ ध्यान जाएगा, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिर इम्प्रूव होती चली जाएंगी, डिजास्टर कम होंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से कितना इंफ्रा, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ सेव होगी वो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर की हैं। और वही बात है कि सिर्फ हमें जीडीपी मेजर करके नहीं चलना है ना, हमें ग्रीन जीडीपी मेजर करके चलना है, या हमें ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की तरफ बढ़ना है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन हैं GS1 में, जहाँ भी GS3 में, एस्से, इवन एथिक्स में भी, ठीक है। ये भी तो एक एथिकल वे ऑफ लिविंग है ना, हम अपने क्लाइमेट का, हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं। एथिक्स हमें, मोरल्स हमें सिर्फ ये नहीं सिखाते ना कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो या उनके साथ मोरली बिहेव करो। एथिक्स हमें ये भी सिखाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट की तरफ भी मोरली बिहेव रखें, उसके तरफ भी हम वैल्यूज़ रखें ना। तो ये क्वेश्चन आपका एथिक्स में भी आ सकता है, वहाँ सब ये पॉइंट आपके यूज़ हो जाएंगे। जो कीवर्ड्स है जैसे कार्बन अकाउंटिंग हो गया, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी हो गया, पोली क्राइसिस या पोली सॉल्यूशन, है ना, इस तरीके आप कीवर्ड मेंशन करोगे तो आपके बहुत यूनिक पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर बात हो रही है वुमेन कोटा पंचायत टू पार्लियामेंट। आपको पता है 128th अमेंडमेंट के अंडर, ठीक है, सेंटर में, लोकसभा राज्यसभा में वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई है 33%, ठीक है। आपको पता है जब 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट आया था 1992 में, जब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो साथ ही वहाँ पर वुमेन को रिजर्वेशन दे दी गई थी पंचायत के अंदर, जो कि 33% है, और कुछ कुछ स्टेट में इवन 50% है, जैसे कि बिहार, है ना। तो अब ये बात हो रही है कि फाइनली पंचायत से निकल के पार्लियामेंट में भी, जो इतने सालों से हम ट्राई कर रहे थे, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई है। ये आर्टिकल काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बात हो गई है, तो थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लेना, आपको बाकी आइडिया होगा इन सब चीज़ों का, है ना। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 9 पर, तो हो गया पेज नंबर 14 पर, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो रही है न्यू डिफेंस इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। तो बेसिकली आपको पता है स्वावलंबन 2.0 और लॉन्च हुआ था अभी पीछे G20 के बाद, कि हम जो इंडिया है वो अपनी जो सेल्फ उस पर चलेगा, आत्मनिर्भर भारत पर, कि खुद जो वेपन सिस्टम है हमारे उनको बनाएंगे इंडिया के अंदर ही, ठीक है, ना कि इम्पोर्ट करेंगे, है ना। तो वो बात यहाँ पर हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, स्टेट ऑफ आर्ट इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, ऑल टेरेन व्हीकल, अनार्म्ड व्हीकल, मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम फॉर आर्टिलरी। ये सारी चीज़ें अब इंडिया में बनाने की ही बात हो रही है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो स्वावलंबन 2.0 याद रखना किस चीज़ से रिलेटेड है, इंडियन का इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, और वहीं ये थोड़े से आपको इनके बारे में, जो वेपन्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, इससे फर्दर डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि टर्मरिक बोर्ड बनाया गया है। टर्मरिक आपको पता है जो हल्दी है कितनी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, है ना, इतनी इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है कि इंडिया के हर घर में, चाहे वो नॉर्थ साइड हो, चाहे सदर्न हो, चाहे सेंट्रल इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, हर जगह टर्मरिक यूज़ होती है, हर खाने में, है ना। और इवन जो बहुत सारी दवाइयों में भी टर्मरिक बनाई जाती है ना, तो उसके का बोर्ड बनाया गया फाइनली। पहले ये स्पीसीज बोर्ड के अंदर ही आती थी टर्मरिक, है ना, स्पीसीज बोर्ड है जो कि हमारा कोची केरला में है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कोची केरला में, तो इसी के अंदर टर्मरिक आती थी। अब टर्मरिक बोर्ड सेपरेटली बना दिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब अभी
तेलंगाना के इलेक्शन होने वाले उससे पहले बना दिया गया। उसकी रीज़न क्या है, जो तेलंगाना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टर्मरिक का इंडिया में। पहला कौन है, महाराष्ट्र। अब आपको ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का इंडिया में, और वहीं तेलंगाना सेकंड है। बट वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है किसका, टर्मरिक का। ये आपको पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 पर। यहाँ पर ये न्यूज़ आई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो एयरक्राफ्ट रिकवरी रूल्स हैं उनको कम स्ट्रिक्ट कर दिया, ईज कर दिया है, पहले से उतने स्ट्रिक्ट उनको नहीं रखा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है जो गवर्नमेंट पहले जो आईबीसी के अंडर है ना, ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्टेसी कोड 2016 है ना, उसमें अब एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो रूल को ईज कर दिया, बस इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक आइडिया रहना चाहिए न्यूज़ का, इनमें बहुत डीप जाने के लिए आपके लिए कुछ नहीं होता है ना। फिर यहाँ पे बात हो रही है सिमिलरली जो ग्रीन शिपिंग प्लान आया है, जो मैरीटाइम इंडस्ट्री, हमारा जो मैरीटाइम सेक्टर है उसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए। यहाँ पर बात हो रही है कि देखो जी, आने वाले टाइम में हम 2047 तक 2047 तक हम $20 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करने की बात करें। उसमें जो मैरीटाइम सेक्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होगा। 9% ऑफ ग्रोथ रेट चल रहा है इसका, है ना, मैरीटाइम सेक्टर का, ठीक है। वहीं टूरिज्म, सी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहता है ये। तो अब बात हो रही है कि ओब्वियसली अगर ये इतना बड़ा, मतलब इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ चल रही है मैरीटाइम सेक्टर की, और रोल भी प्ले करने वाला है इतना बड़ा $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, तो ओब्वियसली इसको इको फ्रेंडली होना चाहिए। ओब्वियसली इसको कार्बन एमिशन रिडक्शन करना चाहिए, तभी हम जो बाकी टारगेट है अपने जो कार्बन एमिशन के, जो मैंने ऊपर सारी बात करी, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसको भी इको फ्रेंडली बनाने की बात हो रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। Thank you so much. I really appreciate your love and time. Keep